नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। क्या आपने किसी भी रूप में सोने में निवेश किया हो, चाहे वो फिजिकल हो, क्वाइंस हो, बार्स हो, या फिर आपकी ज्वेलरी हो, या फिर ईटीएफ फॉर्म में हो, या फिर आपने ई गोल्ड खरीदा हो, या फिर आपने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम यानी कि यहाँ पे बॉन्ड में भी किसी तरीके से निवेश करा हो, तो क्या ये घबराहट की बात है कि 1,80,000 से सोना नीचे की तरफ आ गया था और यहाँ पे फिर से बढ़त हो रही है? जब भी आपको सोने की निवेश पे कोई भी किसी भी तरीके का शक हो, आपको हिस्टोरिकली देखना होगा, पीछे मुड़ के इतिहास में देखना होगा कि सोने ने किस तरीके का यहाँ पे रिटर्न दिया है और क्या ये एसेट क्लास ऐसा है जिसे कि आप इग्नोर करके चल सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आज आपसे रिटर्न की ही बात करूँगी और 1960 में सुन के भी यहाँ पे आपको फैसिनेटिंग लगेगा। 1960 में 176 रुपीज़ पर 10 ग्राम का सोना था। जी हाँ, 200 रुपये से भी कम 1960 में ये रेट्स था। 1970 के डिकेड में ये बढ़ के 176 से बढ़ के यानी कि 200 भी मान लीजिए, इससे बढ़ के होता है हायर साइड पे 937, यानी कि अभी भी 1,000 रुपये से नीचे है। 1970 तक आपको 10 ग्राम सोना मिल रहा था 1,000 रुपये से नीचे। 1980 के दशक में आते हैं जहाँ पे आपको इंडिया हो या चाइना हो, ज़बरदस्त बाइंग हुई थी इस समय में, लेकिन इसके बाद हम खाड़ी युद्ध में भी यहाँ पे फंसे थे। 1980 के दशक में हम लोगों ने 1330 से यानी कि 1400 से लेके 3000 तक का रेट्स देखा सोने में आते हुए। तो धीरे धीरे सोने की यहाँ पे जो बढ़त है वो नज़र आ रही है, लेकिन अभी भी आपको लगेगा कि सोना कितना सस्ता मिल रहा था। 1990 में हम आते हैं और यहाँ पे हमारा लिबरलाइजेशन वाला एरा आया था और यहीं से शुरुआत होती है इंडिया में लिबरलाइजेशन की, ग्लोबलाइजेशन की, और यहाँ से हमारा सोना गिरवी भी रखा गया था और एक बार फिर से सोने ने साबित किया था, चाहे वो घर हो आपका या देश हो, सोना ने हमेशा क्राइसिस के सिचुएशन में आपके देश को, आपके घर को संभाला है। और इस समय सोने की जो बढ़त थी प्राइसेस में उस डिकेड में 3200 से बढ़ के हुई 4234, कोई खास इजाफा नहीं, लगभग 25% का रिटर्न था 10 सालों में। लेकिन यहाँ से आती है शुरुआत होती है 2000 का दशक की शुरुआत होती है, Y2K, आपको याद होगा। यहाँ पे 4400 से हम लोगों ने लंबा छलांग लगता हुआ देखा 14,500 का। लोअर इंटरेस्ट रेट साइकिल भी था यहाँ पे। ये दशक जो था इसमें हम लोगों ने सब प्राइम भी आता हुआ देखा था और यहाँ चाइना के मार्केट में भी स्लो डाउन हुआ था। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि जब किसी देश में रिसेशन आया तो उसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे ज़्यादातर कॉन्टिनेंट में पड़ा, यानी कि यूएस में जब सब प्राइम आया, ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस भी कहते हैं, तो इसका इम्पैक्ट यूरोप में भी आया, इसका इम्पैक्ट चाइना में भी आया, थोड़ा बहुत इंडिया में भी आया। वहाँ पे सोने ने अपनी सेफ हेवन बाइंग को दिखाया और प्राइसेस जो है 14,500 के करीब यहाँ पे जाता हुआ दिखाई दिया 2010, यानी कि अब यहाँ पे मल्टी फोल्ड रिसेशन आने लगे, या कि मल्टीपल रिसेशन आने लगे धीरे धीरे, मतलब स्लो डाउन एशिया में भी बढ़ा। ये सबसे बढ़त वाले दशक की शुरुआत थी और यहाँ पे हम लोगों ने 18,500 से सोने को 35,000 आता हुआ देखा। ऐसा क्यों हुआ? जो सेंट्रल बैंक्स पहले नेट सेलिंग में होता था, वो सेंट्रल बैंक्स डॉलर के गिरते हुए वैल्यू को चरमराती हुई मेजर इकोनॉमीज़ को देख के और मतलब कि क्राइसिस सिचुएशन देख के, और यहाँ पहली बार लगा कि 1929 यानी कि ग्रेट डिप्रेशन के बाद यूएस फिर से यहाँ पे एक क्राइसिस सिचुएशन में आ सकता है। तो वो जो एक कॉन्फिडेंस था यूएस इकोनॉमी पे, यूरोपियन इकोनॉमी पे, वो हिलती हुई नज़र आई और प्राइसेस यहाँ पे सोने में एक सेफ हेवन बाइंग आई और यहाँ पे पनाह लिया। रिटेलर्स तो हमेशा हम लोगों ने बाइंग करी है, लेकिन यहाँ पे आए कौन से सेफ हेवन बाइंग में? सेंट्रल बैंक्स की बाइंग की शुरुआत हुई और यही वो दशक है जहाँ से सेंट्रल बैंक्स ने लगातार जो बाइंग शुरू की, वो रिचुअल्स जो उन्होंने शुरुआत करी थी वो आज तक यहाँ पे कंटिन्यू हुई है विद लार्जर फिगर, यानी कि बड़े क्वांटिटी में वो सोना को खरीदते हुए नजर आए। 2010 का जो दशक था वो सोने की तेज़ बढ़त के लिए जाना जाता है और यहाँ पे सेंट्रल बैंक्स ने भी बाइंग करी, लेकिन एक चेंजेस और आए यहाँ पे, आपने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे ईटीएफ की शुरुआत हुई थी, यानी कि इससे पहले हम फिजिकल डिमांड करते थे, यानी कि सिर्फ आप गोल्ड, क्वाइंस, पार्ट्स और ज्वेलरी में आप खरीदते थे, लेकिन यहाँ से ईटीएफ की डिमांड बढ़ी, कॉन्सेप्ट आया। और ये पहले आया कहाँ? तो ये आया नॉर्थ अमेरिका में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, बहुत बाद में हमारे यहाँ आया था। लेकिन इससे क्या सुविधा हुई? एक तो ये है कि जो ईटीएफ के थ्रू हमने ई गोल्ड खरीदना शुरू किया, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमें सुनार के पास, बैंक के पास नहीं जाना पड़ता था, हम अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप के थ्रू आप डिजिटल गोल्ड को खरीद सकते थे। ये एक चौंका देने वाला प्रोडक्ट था, एक टूल था जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता हुआ नज़र आया तब, जबकि यहाँ पे क्राइसिस बार बार आती हुई दिखाई दे रही थी, हम इन्फ्लेशन के इस दौर में गुजर रहे थे।
अब यहाँ पे जब बाइंग बढ़ी तो सिर्फ इतनी खासियत थी कि इसे लेना बहुत आसान है? जी नहीं। अगर आप 1 ग्राम सोने से कम कुछ नहीं आपका बनेगा। जब आप 1 ग्राम सोना लेने जाते तो उस समय के हिसाब से वो आपको पड़ता है 8500 का। लेकिन जब आप यहाँ पे गोल्ड लेने ETF लेने जाते तो शायद वो आपको 50-60 रुपये का पड़ता। तो 50-60 रुपये में सोने का 1 यूनिट खरीदना ये अपने आप में बहुत फैसिनेटिंग था और लोगों ने ज़बरदस्त बाइंग करी। जो लोग सोचते थे कि सोना उनके बस का नहीं है, सोना अब उनके बस का था और उनके वॉलेट में था। अब धीरे धीरे उन्होंने चीज़ों को पूल करना शुरू करा। एंट्री एग्जिट बड़ी आसान थी इसमें, लेकिन कटता था यहाँ पे टैक्स, जो कि इंडियन मार्केट में भी है। इसके हिसाब से एक वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई नजर आई। इसका एक यहाँ पे खामियाजा था, डेरिवेटिव मार्केट में तो ट्रेड हो रहा था, लेकिन अब ये क्विक एंट्री और एग्जिट कर रहे थे, जिससे कि प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस भी आते थे। यानी कि पहले से ज़्यादा फ्लक्चुएशंस प्राइसेस में अब आने लगा, जिसे हम वोलाटिलिटी कहते हैं। अब हम इसके बाद में बात करेंगे 2020 से 2026 कैसा रहा। तो आप यहाँ पे पहुँच रहे हैं 48,000 से लेके आपने यहाँ पे 1,80,000 तक का सफ़र देखा है। यानी कि मान लीजिए कि अगर हम 2000 मतलब 70,000 भी ले लें, 60,000 70,000 भी ले लें, तो आपने वहाँ से 1,80,000 का लेवल आता हुआ देखा। क्यों? क्योंकि ये दशक था, बड़ी भारी उथल पुथल थी, जियोपॉलिटिक्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेंस था। क्योंकि देखिए तो जब रशिया ने यूक्रेन पे जब वॉर किया, अटैक करा, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे हुई थी, वो विश्वास जो था वो टूटा था। क्योंकि यूरोपियन यूनियंस और US ने रशिया के फंड्स को, जो बाहर उनके US ट्रेजरीज के रूप में था या और था, उन्होंने इसे जब्त कर लिया। यानी कि वो फंड अब वो नहीं यूज़ कर सकते थे। यहाँ से शुरुआत होती है रशिया के लिए ही नहीं, रशिया तो दशकों से बाय कर रहा था, पुतिन यहाँ पे दशकों से सोना को बाय कर रहे थे, वो इस स्थिति को भांप भी रहे थे। लेकिन इसके बाद जितनी भी सेंट्रल बैंक से उनका फेथ हटा, नाटो पे उनका फेथ हटा, US पे उन्होंने सोने में खरीदारी शुरू की और ताबड़तोड़ खरीदारी शुरू की, और नेटो ने भी खरीदना शुरू करा। यहाँ पे नेटो के जो मतलब कंट्रीज़ हैं। अब यहाँ पे क्या बात हुई, डी-डॉलराइजेशन की भी शुरुआत हुई, और इसको सबसे ज़्यादा हवा चाइना ने भी दिया। अब युआन में भी ट्रेड होने लगा, और डी-डॉलराइजेशन के लिए चाइना जाना जाता है एग्रेसिव। ब्रिक्स करेंसीज की बात होने लगी, तो सेंट्रल बैंक्स यहाँ पे मेजर बायर बनता हुआ नजर आया। ये कहानी की तरह है जब सोने में एक और धड़ा जुड़ता हुआ नजर आया सेंट्रल बैंक्स की बाइंग। इसके बाद इसे स्ट्रैटेजिक रिजर्व की तरह भी हम यहाँ पे यूज़ करते, कोलैटरल की तरह। अब ओवरऑल अब आपके लॉकर में है सोना, या आपके घर में है सोना, और आपके मतलब बैंक में सोना है, और आपके डीमैट अकाउंट में सोना है। इस सोने ने 1960 से लेके 2026 तक कितने के CAGR से रिटर्न दिया है? ये 12% से ज़्यादा है। अगर आप कैलकुलेट कर लीजिए ना खुद से, 63 रुपीज़ से लेके शुरुआत हुई थी, ये 1,80,000 है। मैं इसे 14% CAGR कहूँ, वो भी कम नहीं है। वो रिटर्न आपको लगातार मिल रहा है। और कब मिल रहा है? जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद, लिबरलाइजेशन के बाद, हमारी इक्विटी मार्केट ने भी सुपर यहाँ पे एक परफॉर्मेंस दिया। हमारी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन की हुई, या हम यहाँ पे चौथे नंबर के सबसे बड़े मतलब देश बने। लेकिन इसके बावजूद सोना ने अपना रिटर्न नहीं छोड़ा, और वो इक्विटी को आउट परफॉर्म करती हुई नजर आई। पिछले दशक का अगर हम कैलकुलेशन करें तो सोने ने यहाँ पर रिटर्न दिया है 14% CAGR के हिसाब से, और इक्विटी ने दिया है यहाँ पे 12% से। तो ये जो एक कहते हैं कि इसका सालों का जो विश्वास है, इसने कभी तोड़ा नहीं। बीच बीच में यहाँ पे मतलब कंसोलिडेशंस आते रहे, हल्की फुल्की गिरावट आती रही, लेकिन हर गिरावट पे उतनी तेज़ी से ये रिटर्न आता रहा। तो इस कमोडिटी में आपको जो रिटर्न है वो भी मिल रहा है, एक सेफ हेवन बाइंग भी मिल रही है। बुरे समय में आप इसे मॉर्गेज करके पैसा भी ले सकते हैं। और अभी जो ये रिकवरी आई है, अब मुझे उसमें आपसे बात करनी है। इस रिकवरी को आप स्पेकुलेटिव लेके बिल्कुल ना चलें। और मुझे लग रहा है कि $4,400 आया है इंटरनेशनल मार्केट में, यहाँ पे $4,600 $4,800 आ सकता है। हमारे बाजार में ये 1,60,000 1,65,000 तक जा सकता है। दिवाली तक 1,70 का यानी कि 1,70,000 की उम्मीद रखिए। और जो आपको डाउन साइड है ये बताना ज़रूरी है, ये 1,40,000 तक मुझे लग रहा है। सिल्वर की बात करेंगे, सिल्वर अब लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा, मिड टर्म में बात करेंगे, $68 से $70 तक आती हुई दिखाई दे रही है। हमारे बाज़ार में बात की जाए तो ये लगभग मुझे 2,50,000 से 2,80,000 तक लग रही है फ़िलहाल। और ईयर एंड तक हो सकता है कि हम लोग 3,20,000 भी सिल्वर में आता हुआ देखें, क्योंकि ये तेज़ी से रिकवरी के लिए भी जानी जाती है, फॉल के लिए भी। तो अगर आपने गोल्ड और सिल्वर किसी भी फॉर्म में, फिजिकल हो या आपका डिजिटल हो या फिर ETF हो, घबराना नहीं है, उससे धैर्य के साथ रखें, ये आपको रिटर्न ज़रूर देगा। क्योंकि इतिहास गवाह है कि यहाँ पे सोने ने 14% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। थैंक यू।